हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनो आईएएस। मुझे उम्मीद है आप सब लोग और जीनो आईएएस अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में और हम अपने प्रयास में आप सबके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, और आप भी अपनी प्रिपरेशन को लेके जितने ज़्यादा सीरियस मुझे दिख रहे हो, मुझे पता है आप उससे ज़्यादा सीरियस हो। और इसमें यह भी है कि आपकी प्रिपरेशन और आपकी फाइट तब तक खत्म नहीं होती है जब तक आपके पास आपका रिजल्ट ना आए। और उसी रिजल्ट को लाने के लिए ये द हिंदू का एनालिसिस और करंट अफेयर्स, जो कि 25 से 30 क्वेश्चंस के आने की संभावना है, मतलब 50 मार्क्स आने की संभावना है हमारी करंट अफेयर्स से, उसमें हमारा ये एक प्रयास है कि द हिंदू न्यूज़पेपर अगर हम डेली करें तो हमारा मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ से हो जाएगा और हमारी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी ऑन डेली बेसिस। ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और हमारी व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे नंबर्स को सेव करके रखो और हमसे जुड़ने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके उतना। आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट से। अ ब्यूटीफुल डे बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल माइंडसेट। जितना आपका माइंडसेट अच्छा हो, जितने आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हो, उतना ही अच्छा आपका दिन होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप सुबह सवेरे उठो, 20 मिनट का टाइम लो और एक खुले एनवायरनमेंट में जाओ, खुली छत पे जाओ, खुले टेरेस पे जाओ, खुली पार्क में जाओ, जहां पे आप बैठ के कम से कम मेडिटेट करो। ठीक है। और मेडिटेशन के साथ साथ आप 20 मिनट ऐसे लो जिसमें आप अपने दिन का पूरा प्लान बनाओ, और 20 मिनट आप कम से कम एक्सरसाइज करो, ताकि आपका जो दिन है वो अच्छा चला जाए। आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो, आपका पहला 1 घंटा अच्छा हो पूरे दिन का, तो आपके अगले 24 घंटे, जिसमें आप चाहे 8 घंटे सो, 6 घंटे आप काम करो, आप अपने बाकी सारे काम करो, आप खाना खाओ, और 8 घंटे आप पढ़ाई करो, ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका दिन का पहला 1 घंटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको आपके टाइम मैनेजमेंट में कोई भी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ वंस वी स्टार्ट द डिस्कशन, आई वांट टू हाईलाइट कि जितने भी आज के डिस्कशन में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैंने उठाए हैं, वो सारे एडिटोरियल्स एक बार आप देख लो। जैसे सबसे पहला एडिटोरियल है अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस और राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट डिबेट। कि हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जिसको हमारे गांधी जी बोलते हैं कि जो हमारी अर्थ है, इट इज नॉट वट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, बट इट इज वट वी ओ टू फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है। ये जो हमारे पास आई है दौलत इस अर्थ की, क्लाइमेट की, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे ऊपर कर्जा है आने वाली जनरेशंस का। इसके बाद वी नीड टू डिस्कस दिस एडिटोरियल, जो कि एक मेडिसिन के ऊपर एडिटोरियल है। ठीक है। और छोटा सा एडिटोरियल है, इसमें हम सीडीएससीओ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, ऑफिस, वो भी देखेंगे वो क्या काम कर रहा है। और हमारे धनकर जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली राज्यसभा में बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा, ये भी देखेंगे कि ये वुमेन लेड डेवलपमेंट जो राज्यसभा से स्टार्ट हुई है, ये कैसे हमारे नेशन को हेल्प कर सकती है कि नेशनल लेवल पे हमारे पास वुमेन लेड डेवलपमेंट हो जाए। तमिलनाडु के एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और इनको पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल एजुकेशन फंड। और हमें यह भी देखना है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 355 टू आर्टिकल 356, ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास प्रोविजंस है, आर्टिकल्स है, ये कैसे चेंज करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, जिसमें हम अफ्रीका से चीताज लेके आ रहे हैं हमारे कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये भी देखेंगे कि ये चीता का प्रोजेक्ट जो है आज तक कितना प्रोग्रेस किया हुआ है और इसके बाद आगे कितना प्रोग्रेस करेगा। 4 न्यूज हमारे पास प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, बस एक अपडेट हम हो जाए इन न्यूज से, इतना हमारे लिए काफी है। ठीक है। चलिए आज का एडिटोरियल एनालिसिस डिस्कस करते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के साथ। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। कब पूछा था? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी साल के प्रीलिम्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें नॉर्थ सी के बारे में यूपीएससी पूछ रहा है कि नॉर्थ सी के बॉर्डर को, नॉर्थ सी को कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है? फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। आपको क्या लगता है, क्या आपने नॉर्थ सी का मैप देखा हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? कौन सी कंट्री ऐसी है जो बॉर्डर कर रही है नॉर्थ सी को? अगर आप देखो तो ये चीज द हिंदू के न्यूज़पेपर में बहुत बार डिस्कस की गई है आज तक।
अगस्त 2023 में एक एडिटोरियल आया था और सितंबर 2023 में एक और एडिटोरियल आया था। बट ये क्वेश्चन 2024 21 मई 2024 में एक और एडिटोरियल आया था नॉर्थ सी से, और यहां से ये क्वेश्चन बना होगा जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी के चांसेस है। ठीक है, और ये नॉर्थ सी का रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता ही रहता है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे गाइड की आपको कितनी ज्यादा जरूरत होती है। क्या आप देखो 21 मई को आर्टिकल आया, ठीक है, और 16 जून को ये क्वेश्चन न्यूज में आया, ये क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आया, ये न्यूज जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आ गई। अब आपको कितना जरूरी है इस चीज को समझना कि आपको द हिंदू को कितना अच्छे से समझना होगा और कौन से ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनको आपको समझना होगा, ये कितना जरूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नॉर्थ सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी है? नॉर्थ सी को बॉर्डर करती है यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी एंड नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, फरो आइलैंड्स एंड नॉर्वेज स्वालबार्ड आर्किपेलागो टू द नॉर्थ। ये सारी कंट्रीज और ये सारे रीजन्स बॉर्डर करते हैं किसको? नॉर्वे को। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज टू आर बॉर्डरिंग इट, नॉट द रशिया। ठीक है, रशिया इसको बॉर्डर नहीं करता है। और इसको बॉर्डर कौन नहीं करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है यूके, आई गेस यहाँ पे कौन सी और कंट्री है? फिनलैंड, फिनलैंड नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हमारे न्यूज़पेपर के डिस्कशन में हम सबसे पहला आर्टिकल आज डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट राइट्स के ऊपर। ये आर्टिकल आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आप चीजें डिस्कस करोगे, जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके मेंस के आर्ग्यूमेंट्स में काम आ सकती है। मैंने इस एडिटोरियल में से बस इतना सा पार्ट हाईलाइट किया हुआ है। ये इसलिए हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये आपका मेंस का पार्ट है और ये आर्ग्यूमेंट्स आपको मेंस के आंसर्स में लिखने हैं। फर्दर ये वाला जो लास्ट में पैराग्राफ है यहाँ पे, ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट है और ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है जरूरी। या फिर आप इसको यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन के तौर पे जब आप क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल डिस्कस करो तो। ऑथर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली किस चीज से, कि जो आगे आने वाली समिट है, समिट ऑफ द फ्यूचर एट यूनाइटेड नेशंस, जो सितंबर 2024 में ही होने वाली है। एंड ऑथर बोल रहे हैं कि ये जो समिट है इसमें हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो है राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, कि आगे आने वाली जनरेशन के कितने ज्यादा राइट्स है और हमें उनके लिए आज के क्लाइमेट को, आज की अर्थ को, आज के रिसोर्सेज को कितना प्रोटेक्ट और सेव करके रखना है, ये जरूरी है। क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है किस चीज का? इंटर जनरेशनल इक्विटी। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है इनका हक, इनको यूज करने का हक ना कि बस हमारा है, ठीक है, ना कि बस प्रेजेंट जनरेशन का है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन का भी सेम अधिकार है इन रिसोर्सेज के ऊपर। इसीलिए हमें यह समझना है कि हमारा शेयर हम ले ले, बट फ्यूचर जनरेशन का शेयर जो है वो हम ना खाए, हम उनका हक भी ना खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए हमें लीगल और मोरल इंपेरेटिव्स यहां पे डिस्कस करने होंगे इस इंटर जनरेशनल इक्विटी के। आर्टिकल यहां पे हाईलाइट करता है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑन एनवायरमेंटल मैटर्स। सबसे पहला जजमेंट यहां पे दिया जा रहा है कोलंबिया का। ऑथर कहते हैं कि कोलंबिया ने एडवांस कर लिया अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, कि आगे आने वाले लोगों के साथ हम सॉलिडारिटी के साथ खड़े हो। तो कोलंबिया में हुआ क्या है? दे हैव फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड एन इंटरजेनरेशनल पैक्ट फॉर द लाइफ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये चीज आप अपने मेंस के आंसर में लिखोगे कि बाकी सारी कंट्रीज से इंटरनेशनल लेवल पे क्या सीखना होगा डेवलप्ड वर्ल्ड को, डेवलपिंग वर्ल्ड से डेवलप्ड वर्ल्ड क्या सीख सकता है। ठीक है, डेवलपिंग वर्ल्ड कितना ज्यादा ध्यान रख रहा है किस चीज का? इंटरजेनरेशनल इक्विटी का। इससे क्या सबक ले सकता है डेवलप्ड वर्ल्ड, लाइक यूरोप, यूएसए, वेस्ट, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनको कितना सीखना चाहिए। इस चीज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सकती है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अब जैसे कोलंबिया का सबसे पहला क्या है? दी इंटर जनरेशनल पैक्ट फॉर लाइफ ऑफ कोलंबियन अमेजॉन। ये अमेजॉन जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अमेजॉन रिवर के बेसिस पे, रिवर बेसिन के ऊपर जितनी भी कम्युनिटीज है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पैक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट यहां पे एग्जांपल दिया जा रहा है पाकिस्तान का, नोन फॉर इट्स डीप स्टेट एक्टर्स। बट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट यहां पे उन्होंने एक बैन लगाया किन पे? सीमेंट प्लांट्स पे। वो सीमेंट प्लांट्स जो लगे हुए हैं एनवायरमेंटली फ्रेजाइल जोन्स में। ठीक है, सीमेंट प्लांट्स को बार कर दिया कि आप यहां पे सीमेंट प्लांट नहीं लगा सकते हो। कहां पे? जहां पे भी एनवायरमेंटली फ्रेजाइल जोन है। सो सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का है उन्होंने यहां पे लिखा दैट थ्रू आवर पेन एंड जुरिसडिक्शनल फिएट वी नीड टू डीकोलोनाइज आवर फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द wrath ऑफ क्लाइमेट चेंज by upholding climate justice at all times.
नेक्स्ट यहाँ पे एनजीटी, जो हमारे प्यारे भारत की एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके लिए एक्ट आया था 2010 में। ये एनजीटी यहाँ पे क्या बोल रही है? इट अपहेल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन द राइट टू एनवायरमेंट। ठीक है, सो इट अपहेल्ड द इंटरजेनरेशनल इक्विटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे केन्या की बात की जा रही है और बोला जा रहा है, जो केन्या का हाई कोर्ट है, इसने बोला दैट प्रेजेंट जनरेशन इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन एंड एनहांस द हेल्थ, डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू बेनिफिट फ्यूचर जनरेशंस। साउथ अफ्रीका यहां पे क्या बोल रहा है? हाई कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका डिक्लेयर्ड दैट इंटरजेनरेशनल जस्टिस requires the state to consider the long term impact of pollution on future generations। तो कितनी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे डेवलपिंग वर्ल्ड से, कि डेवलपिंग वर्ल्ड कितना ज्यादा काम कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और आगे आने वाले जनरेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए ऑथर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि मैस्ट्रिच प्रिंसिपल्स दे क्लियरली इनंसिएट द केस फॉर लिंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। और ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स है उनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और ऑथर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कुछ चीजें, जैसे मैस्ट्रिच ट्रीटी। मैस्ट्रिच ट्रीटी एक्चुअल में किस बेसिस पे हुई थी? इट्स आल्सो नोन एज द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये 1992 की ट्रीटी है। कौन सी? मैस्ट्रिच ट्रीटी इज 1992 की ट्रीटी। ये ट्रीटी 1993 में फोर्स में आई थी। और क्यों आई थी? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन 3 पिलर्स। तो यूरोपियन यूनियन के डेवलपमेंट के लिए, यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए मैस्ट्रिच ट्रीटी बेस फाउंडेशन प्रोवाइड करती है यूरोपियन कम्युनिटीज के लिए, फॉरेन सिक्योरिटी और जस्टिस एंड होम अफेयर्स को डील करने के लिए। पूरा जो बेसिस है ना यूरोपियन यूनियन को बनाने का, वो मैस्ट्रिच ट्रीटी से ही बनता है। सेकंड, ऑथर यहां पे बोल रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। तीसरा, यहां पे ऑथर बोल रहे हैं कि जितने भी यहां पे ये ट्रीटीज साइन हुई है ह्यूमन राइट्स को लेके, या इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी ट्रीटीज यहां पे साइन हुई है, हर जगह पे ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया गया है। बट ऐसा नहीं बोला गया है कि ह्यूमन राइट्स बस प्रेजेंट जनरेशन के ह्यूमन राइट्स है। ऑथर बोल रहा है कि ह्यूमन राइट्स को ट्रीट किया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स हर जनरेशन के ह्यूमन राइट्स है। वो आज की जनरेशन हो, वो आने वाली जनरेशन हो, वो या आज के 100 साल बाद आने वाली जनरेशन हो, उनके ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट हमें आज ही करना होगा। इसीलिए ऑथर का जोर यहाँ पे एक ही चीज पे है कि हमें इंटरजेनरेशनल इक्विटी को प्रोटेक्ट करना ही करना है। ये प्रिंसिपल हमारे क्लाइमेट के डिबेट पे सेंटर पॉइंट अचीव करना चाहिए। मेन जो डिस्कशन है हमारा क्लाइमेट डिबेट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके जो डिबेट है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा जो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए वो इंटरजेनरेशनल इक्विटी होनी चाहिए। अब बात आती है हमारे एग्जाम की। तो हमारे एग्जाम में जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके दिए हैं, ये पॉइंट्स ये आप लिखोगे एक हेडिंग के नीचे। जो भी आपका क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आएगा या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको कभी भी सजेशंस देने होंगे, तो आप ये सजेशंस दोगे, वे फॉरवर्ड दोगे। किस लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और क्लाइमेट चेंज में इंटरजेनरेशनल इक्विटी के लिए। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। दूसरा, आप ये 2 पॉइंट्स याद रखोगे, एक मैस्ट्रिच ट्रीटी और दूसरा यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है। तीसरी चीज जो आप याद रखोगे, जो मैंने यहां पे बोला, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अर्थ का ओवरशूट डे। ऑथर यहां पे हाईलाइट कर रहे हैं कि अर्थ का जो ओवरशूट डे है, ये ओवरशूट डे कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये ओवरशूट डे एक टाइम पे 31 और 30 दिसंबर पे होता था, कि 30 दिसंबर 1970 को हमारा अर्थ का ओवरशूट डे आता था। ओवरशूट डे का मतलब क्या है? अर्थ की कैपेसिटी, कि आप एक साल में कितने रिसोर्सेज कंज्यूम करते हो और अर्थ आपको उतने रिसोर्सेज कितने टाइम में वापस लाके देती है। ठीक है। ये रिसोर्सेज जो आप एक साल में अर्थ बनाती है, वो हम अगस्त तक ही खत्म कर लेते हैं। उसके बाद अगस्त से लेकर दिसंबर तक हम लोग अगले साल के रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं। तो लॉजिकली जो अगले साल के रिसोर्सेज थे वो अगले साल की जनरेशन के लिए थे, ना कि हमारे लिए। तो हम तो अगले साल के रिसोर्सेज आज ही यूज कर रहे हैं। अब ये ओवरशूट कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए ऑथर ने ये सारा डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट जो ये एडिटोरियल है, ये बात कर रहा है एक ड्रग, एक दवा, जिसके बारे में अभी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी और एडवर्टीजमेंट्स इसलिए लाए गए थे कि अगर आपको प्रेस बायोपिया, ठीक है, अगर आपको प्रेस बायोपिया हो गया है तो आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी दवा है जो ये प्रेस बायोपिया आपका खत्म कर देगी और आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये दवा कौन सी है और ये दवा किसने बनाई है? ये दवा बनाई है एंटॉड फार्मास्यूटिकल्स ने। ठीक है। और इस दवा का नाम क्या है?
ये दवा का नाम यहाँ पे बोला जा रहा है, एक मेन जो इसमें इस दवा में मेन जो केमिकल होता है, ठीक है, दवा का नाम है प्रेसवीयू, ठीक है। और दवा में जो मेन केमिकल है, मेन जो सॉल्ट इसमें पड़ा हुआ है, उसका नाम है पिलोकार्पिन, ठीक है। तो पहली चीज हमने याद रखा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी कंपनी है, एंटॉर्ड, कौन सी दवा लेके आई है, प्रेसवीयू, और दवा में मेन सॉल्ट कौन सा है, पिलोकार्पिन। तीन चीजें हमने याद रखी। बट सीडीएसओ जो हमारा मेन, सीडीएससीओ जो हमारा मेन ड्रग रेगुलेटर है, जो दवाइयों को कंट्रोल करता है, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया काम, इसने सस्पेंड कर दिया कंपनी का परमिशन टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द प्रोडक्ट, और बोला आप इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, आप इस प्रोडक्ट को बंद कर दो। क्यों? जबकि ये प्रेसवीयू जो है पहले अप्रूव किया था डीजीसीआई ने, ठीक है, डायरेक्टर कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स कंट्रोल, आई गेस डीजीसीआई इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ दिस, बट इसको अप्रूव किया था इससे पहले डीजीसीआई ने, टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ रीडिंग ग्लासेस, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। समझना हमें यह है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन सॉल्ट्स को, इन दवाइयों को याद रखना, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीडीएससीओ, ठीक है। और यहां पे एक और चीज हाईलाइट की जा रही है, दैट इज द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट, ठीक है। ये एक्ट जो है ये 1954 का एक्ट है, ठीक है। और ये एक्ट क्या काम करता है, ये एक्ट जो है इट कंट्रोल्स द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन केसेस, और ये प्रोहिबिट करता है एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन पर्पसेस ऑफ रेमेडीज। लाइक अगर आप किसी भी ड्रग को ऐसे क्लेम करते हो, जैसे इससे पहले पतंजलि ने अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को क्लेम किया था कि ये बीपी, डायबिटीज, फीवर, एपिलेप्सी और बाकी सारी चीजों को जो है ट्रीट करती है। वैसे पतंजलि ने बोला था, एक कोरोनिल नाम की दवा लेके आए थे कि कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। वैसी अगर कोई दवाई आप लेके आते हो तो उन दवाइयों को आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज जो आप क्लेम्स कर रहे हो वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है वो क्लेम्स, और अगर कोई क्लेम साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकती है देन आपको वो दवा को रोकना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप यहां पे भी देखो तो पाइलोकार्पिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स यहां पे देखने को मिले हैं, और यूएसए की एफडीए, फेडरल ड्रग एजेंसी, 2021-2023 में इट हैज अप्रूव्ड द पिलोकार्पिन बेस्ड आई ड्रॉप्स फॉर द यूज ऑफ प्रेसबायोपिया। However, the approval was publicized at a time the communiques mentioned the advantage of using the eye drops along with its side effects। ना कि बस इतना बोलना हमारे यहाँ की तरह कि बस ये खत्म ही कर देगा, आपको जो है चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा। सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल इंडस्ट्री और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इसका हेड होता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और सीडीएससीओ इज रिस्पांसिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी ऑफ इंप्रूव्ड ड्रग्स एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। इट इज जॉइंटली रिस्पांसिबल फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस of certain specialized categories of clinical drugs such as blood and blood products। चाहे वो आई फ्लूइड वैक्सीन हो या सेरा हो, ये सब चीजों को अप्रूवल देने का जिम्मा किसका है, सीडीएससीओ का, ठीक है। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस, जो डायरेक्टरेट जनरल है हमारा ड्रग्स का, डीजीसीआई, जो हमने अभी यहां पे देखा था, दैट इज डीसीजीआई। इट इज बेसिकली द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम डीसीजीआई भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, इट टॉक्स अबाउट द वुमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा, ठीक है। अगर आप आज के डेट की बात करो तो 18th लोकसभा में भी हमारे पास अच्छा खासा शेयर है, हाईएस्ट शेयर है किसका, वुमेन का, है ना। और यहीं पे बात की जा रही है कि हमारे जो चेयरपर्सन है किसके, राज्यसभा के, ठीक है, मिस्टर धनखड़ सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, इन्होंने कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हुए हैं किसमें, राज्यसभा में। किस लिए लिए हैं, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए, वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, कहां पे, राज्यसभा में। ऑथर यहां पे स्टार्ट कर रही है, शी इज द ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट पार्लियामेंट। तो आप समझ सकते हो कि ये आर्टिकल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है। शी हाईलाइट्स कि हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट जो फ्रेज है ये कब से स्टार्ट किया यूज करना, जब से इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी स्टार्ट किया था। और इस एजेंडा को हासिल करने के लिए हमारे पास मेन जो है प्रायोरिटी लिस्ट था कि वुमेन को बस बेनिफिशियरीज नहीं होना चाहिए,
बल्कि वुमेन को एक की एजेंट का रोल प्ले करना होगा डेवलपमेंट में। वुमेन पार्टिसिपेट करनी चाहिए प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, हर जगह। इसीलिए इन्हीं सब चीजों को लेके अगर आप आगे चलते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे राज्यसभा के हैं उन्होंने कुछ प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दैट इज वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, जो कि यूपीएससी ने 2024 के पेपर में पूछा, इसी पे एमसीक्यू बना के पूछा था वुमेन रिजर्वेशन बिल के प्रोविजंस क्या क्या है। ठीक है, अब समझो ये कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज मिस्टर धनखड़ ने किया क्या है। पहला, द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। अब ये चेयरपर्सन कौन होते हैं, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं। यूजुअली रूल्स ऑफ राज्यसभा हमें बोलते हैं कि चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट करेगा 10 लोगों को, जो भी राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उन्हीं मेंबर्स में से 10 लोगों को नॉमिनेट करके रखेगा और उनकी एक पैनल बनाएगा जिसका नाम होगा पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, और ये वाइस चेयरपर्सन का पैनल क्या काम करेगा, ये तब हाउस को प्रिजाइड करेंगे जब चेयरपर्सन या चेयरमैन वहां पे नहीं होगा और डेप्यूटी चेयरमैन वहां पे नहीं होगा। जब ये दोनों एब्सेंट होंगे, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन एब्सेंट होंगे, तो ये जो पैनल है 10 वाइस चेयरपर्सन का, इनमें से कोई प्रिजाइड ओवर करेगा हाउस को। ठीक है, और जो ही ये प्रिजाइड करता है तो इसके पावर्स सेम होते हैं एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, ही शी होल्ड्स ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। ये जो पैनल है वाइस चेयरपर्सन का इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, अगर इनमें से भी कोई प्रेजेंट नहीं है देन हाउस किसी भी मेंबर को उठा के ये प्रपोज कर सकती है कि ये वाला मेंबर आज जो है हाउस को प्रिजाइड करेगा। ये तब होता है जब इस पैनल में से कोई भी प्रेजेंट ना हो। यहां पे हमें ये भी बात याद रखनी है दैट मेंबर्स ऑफ दिस वाइस चेयरपर्सन, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन इज वेकेंट। अब यहां पे डिफरेंस है वेकेंट और एब्सेंट। ठीक है, वेकेंट मतलब हमारे पास चेयरपर्सन है ही नहीं, चेयरपर्सन इज नॉट येट इलेक्टेड। ठीक है, या उसका ऑफिस खाली पड़ गया है, नॉट बिकॉज ऑफ एब्सेंस बट बिकॉज ऑफ हिज रेजिग्नेशन और एनी अदर थिंग। जब ऐसा होगा तो ड्यूरिंग सच टाइम इट इज द चेयरमैन्स ड्यूटी, जो चेयरमैन की ड्यूटीज है दे विल बी, इट्स द प्रेसिडेंट्स ड्यूटी टू डिसाइड हु विल प्रिजाइड ओवर द पोस्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो सिचुएशंस देता हूं। हमारे अभी के प्रेजेंट चेयरपर्सन है धनखड़ सर। ठीक है, अब ये कल को राज्यसभा के सेशन में आना, मतलब कल इनने लीव रखी है, ये नहीं आए हुए हैं, डेप्यूटी पर्सन भी नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम पे वाइस चेयरपर्सन जो है वो लीड करेगा हाउस को, प्रिजाइड ओवर करेगा हाउस को। बट अगर कल को इन दोनों की डेथ हो जाती है या दोनों एक साथ ही रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, रिजाइन कर देते हैं, चले जाते हैं ऑफिस से, अब हमारे पास सीट वेकेंट है, सीट पे आया कोई नहीं है, सीट पे इलेक्टेड बंदा नहीं है, तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेगा, वो अपॉइंट करेगा उस पर्सन को जो अब प्रिजाइड करेगा इस हाउस को। यहां तक समझ में आ गया पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। अब यही पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन को अभी नॉमिनेट किया है किसने, राज्यसभा के चेयरपर्सन ने, जो कि हमारे हैं जगदीप धनखड़ सर। और इस वाइस चेयरपर्सन की पैनल में इन्होंने 50% किनको रखा है, वुमेन को। अब इस चीज की वजह से, इस एक स्टेप की वजह से हुआ क्या है कि पहला जो हमारा प्रीलिम्स का फैक्ट यहां पे बनता है जो हमें याद रखना है, पैगोंग नोयाक ये पहली वुमेन राज्यसभा मेंबर बनी है, कहां से, नागालैंड से, टू प्रिजाइड ओवर द हाउस। दूसरा, पीटी उषा ये पहली ऐसी मेंबर बनी है राज्यसभा की, वुमेन मेंबर फ्रॉम मध्य प्रदेश, टू बिकम द वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे पास यहाँ पे, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक, पहली चीज। इसके बाद ऑथर यहाँ पे क्या डिस्कस कर रही है, ऑथर यहाँ पे डिस्कस कर रही है बहुत सारे पोजीशंस जिनमें अभी वुमेन को ज्यादा रोल दिया गया है। जैसे यहां पे डिस्कस हो रहा है कि एक सेक्शन है राज्यसभा में जहां पे कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं और उनको बहुत रात तक काम करना पड़ता है। ठीक है, और ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड रहा है आज तक मेल ब्यूरोक्रेट से, मेल ऑफिसर से। इस सेक्शन की प्रॉब्लम यह है कि आप वुमेन को देर रात तक नहीं रोक सकते हो काम करने के लिए, क्योंकि उनकी सेफ्टी वगैरह और स्टीरियोटाइप्स जो अटैच्ड है वुमेन से, वो अटैच्ड है। बट चेयरमैन ने क्या किया इस बार, इस सेक्शन में भी काफी ज्यादा हद तक वुमेन्स को नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, वुमेन ऑफिसर्स को यहां पे अपॉइंट कर लिया और इनके लिए एक ऐप बनवाया, ऐप का नाम है वाहन ऐप। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वाहन ऐप क्या काम करती है, वाहन मतलब गाड़ी, तो ये इनके लिए कम्यूटेशन इजी कर देती है। जितनी भी ये वुमेन ऑफिसर्स है ये कभी भी किसी भी टाइम पे अपने लिए गाड़ी बुला सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। ठीक है,
और कुछ ऑफिशियल्स, वुमेन ऑफिशियल्स सेक्रेटरीट से भी यहाँ पे चेंबर में, तो जो आप हाउस की अगर आपने फोटो देखी होगी तो हाउस की फोटो में एक चेंबर भी होता है, वो चेंबर अटेंडेंट्स, वो लोग काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो हाउस ऑफ द ऑर्डर देख रहे होते हैं, किस बिल को पहले प्रेजेंट करना है, किसको बाद में, किस मेंबर ने कौन सा स्टेटमेंट दिया, ठीक है, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उस चेंबर में भी वुमेन ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया। लेजिस्लेटिव सेक्शन में, कैपेसिटी बिल्डिंग सेक्शन में भी बहुत सारी वुमेन्स को नॉमिनेट किया गया है और वहां पे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरीट में। ये कुछ मेन पॉइंट्स है। प्लस मास्टर ट्रेनर ऑफ आई गॉड, दैट इज मिशन कर्म योगी, भारत के अंदर जो मेन मास्टर ट्रेनर है सेक्रेटरीट लेवल पे, शी इज ऑल्सो अ वुमन। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं अपने एग्जाम में लिखने के लिए, अपने मेंस के पेपर में आंसर में लिखने के लिए। ठीक है, और लिखेंगे किस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन हमारा आएगा कहां पे? सोशल जस्टिस में, सोसाइटी में, और ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, ये पॉइंट्स हमारे काम आ सकते हैं कहां पे? ऐसे में। ठीक है, जहां पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, ये हमारी मेन एक केस स्टडी बन सकती है जो हम यूज करेंगे एज एनेक्डोट। कल के पेपर में भी मैंने आपको सिखाया था कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड, ठीक है, जब ब्रेग्जिट को लीव करना था, जब ब्रेग्जिट होने वाला था और ब्रिटेन को लीव करने वाला था यूरोपियन यूनियन, तो कल ऑथर ने कैसे उस चीज को, लीव ईयू कैंपेन को यूज किया था एज एनेक्डोट फॉर हिज एडिटोरियल, वैसे ही कैसे इस ऑथर ने स्टार्ट किया है G20 से। बट अगर हमें एक एनेक्डोट बनाना है तो हम एनेक्डोट बना सकते हैं यहां पे कहां से? राज्यसभा के चेयरमैन से, कि इन्होंने कितने सारे मेजर्स लिए फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी हमारे लिए बन सकता है अगर हम वुमेन के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हैं तो। ठीक है, जिसमें हमें ये दो नाम मेंशन करने जरूरी है, फनोंग नोयक और पीटी उषा। ठीक है, फनोंग नोयक एंड पीटी उषा, ये दो नाम याद रखना आप, और मिशन कर्मयोगी की जो चीफ मेन ट्रेनर है उसका नाम याद रख लेना आप। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। डन यहां तक। नेक्स्ट हम समझते हैं तमिलनाडु को एजुकेशन के नाम पे फंड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, मेन पॉइंट ऑफ डिबेट क्या है और क्यों यहां पे कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या काम किया हुआ है कि जो भी एजुकेशन के नाम पे फंड्स आ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इनको लिंक कर दिया गया है कि एजुकेशन के नाम पे पैसा जो समग्र शिक्षा फंड से आ रहा था, ठीक है, अगर आप देखो तो समग्र शिक्षा फंड के अंदर ये जो समग्र शिक्षा फंड है, ये समग्र शिक्षा स्कीम जो है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, समग्र शिक्षा स्कीम जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60:40 रेशियो में सेंटर और स्टेट कंट्रीब्यूट करके एजुकेशन के नाम पे फंडिंग करते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे फंडिंग करते हैं। ठीक है, समग्र शिक्षा स्कीम एक इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन, और ये प्री स्कूल से लेकर 12th क्लास तक सारी एजुकेशन को कवर करती है। मेन एम क्या था इसका? हमने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन तीन जो मेन इनिशिएटिव्स चल रहे थे, इनको मर्ज करके एक इनिशिएटिव बनाया, समग्र शिक्षा स्कीम, जो कवर करेगी 1.16 मिलियन स्कूल्स को, 156 मिलियन स्टूडेंट्स को और 5.7 मिलियन टीचर्स को। अब ये स्कीम ऐसी बनाई गई थी ताकि पूरा एजुकेशन सेक्टर जो है उसको केटर कर पाए ये स्कीम। ठीक है, द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 60:40 का रेशियो चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको स्टार्ट किया था कब? 2018 में। रिसेंटली हमारे पास समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 भी आ गया, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रोविजन आ गया कि आप डायरेक्ट आउटरीच बढ़ाने के लिए ऑल चाइल्ड सेंट्रिक इंटरवेंशन स्टार्ट करो और डीबीटी मोड लेके आओ, आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म लेके आओ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप राइट टू एजुकेशन एंटाइटलमेंट्स दे पाओ किनको? स्टूडेंट्स को, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो, यूनिफॉर्म हो, ट्रांसपोर्ट अलावेंस हो, ये डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में चला जाए। ठीक है, बट यहां पे एक और चीज है जो हमें याद रखनी है, वो है समग्र शिक्षा फंड। इस फंड के अंदर कुछ पैसा है, जो पैसा निकलता है यहां से और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है। ठीक है, यहीं पे बात की जा रही है कि इस स्कीम के अंदर 2021 से लेकर 2026 तक 2.94 लाख करोड़, ठीक है, इतना पैसा है जो स्पेंड करना है सेंटर और स्टेट को, कंट्रीब्यूट करना है फंड्स सेंटर और स्टेट को, और देना है किनको? स्टेट्स को। यहीं पे बात आ रही है कि तमिलनाडु को जाने वाला था 3500 करोड़ रुपीज, 3586 करोड़ रुपीज। ठीक है, जिसमें से सेंट्रल का शेयर बनता है 2152 करोड़। यह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, किसको? तमिलनाडु गवर्नमेंट को। बट अभी तक ये पैसा दिया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि जिस जिस स्टेट को भी ये पैसा चाहिए उनको एक एमओयू साइन करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, किस लिए? अंडर द पीएम श्री योजना, दैट इज पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये एक ऐसी स्कीम है जो 2022 से लेकर 2027 तक चलेगी। ठीक है, पीएम श्री योजना,
ये जो योजना है पीएम श्री योजना, इसमें हम करेंगे क्या? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये एस्टैब्लिश करना चाहती है 14,500 पीएम श्री स्कूल्स, जिनको डायरेक्टली ओवरसी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, एज वेल एज केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस। ये सब लोग इन स्कूल्स को ओवरसी करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल स्कूल्स बन जाए जहां से हमारा एजुकेशन सेक्टर रेवोल्यूशनाइज हो जाए। ठीक है। द गोल इज टू ऑफर अ डाइवर्स रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एंश्योर एक्सेस टू गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, appropriate resources to all the students. Overarching purpose of PM Shri School is to nurture the students in a manner that transforms them into engaged, productive, and contributing citizens. This aligns with the vision of National Education Policy 2020. In order to strive and build a society with equity, inclusivity, and pluralism. PM Shri योजना के मेन फीचर्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं, जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, फर्स्ट इज कि आपको एक होलिस्टिक एंड वेल राउंड इंडिविजुअल बनाना है, जिसके पास 21st सेंचुरी के स्किल्स हो, वो मार्केट में जाए और वो प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन जाए। ठीक है। और जो यहाँ पे हम मेन करिकुलम पेडागॉजी अडॉप्ट करने वाले हैं, इट विल बी एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, कि इनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराया जाएगा। अगर इनको कोई भी पढ़ाई की जा रही है, दैट पढ़ाई विल बी मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ठीक है। अगर इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कराई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो बस बुकिश नॉलेज नहीं होगी, प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग कराई भी जाएगी। साइंस पढ़ाई जा रही है तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे। ठीक है। डिस्कशन बेस्ड, एंजॉयबल एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी इन स्कूल्स में। इन स्कूल्स में अपग्रेडेड लैब्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगे, आर्ट रूम्स होंगे, एंड दीज स्कूल्स विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल्स, जहां पे वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल डेवलप किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि ये स्कूल जो है, दे आर बीइंग डेवलप्ड ऑन स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, ताकि ये फ्रेमवर्क जो है ये चेक कर पाए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ताकि हमें इन स्कूल्स का पता लग सके, इन स्कूल से आउटकम कितना आ रहा है, कितने बच्चे यहां से इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं कि जिनके पास स्किल्स, वो स्किल रेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं यहां से। ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज कि पीएम श्री स्कूल्स को सिलेक्ट करना है। नए से तो स्कूल नहीं बनाएंगे, 14,500 स्कूल नए से नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, तो कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू पीएम श्री स्कूल्स। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया पीएम श्री स्कीम। बात यह है, पीएम श्री स्कीम के अंदर स्टेट्स को एमओयू साइन करना है, किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और यह बात क्लियर करके रखनी है कि आप फुल्ली इंप्लीमेंट करोगे किसको? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। प्रॉब्लम यहां पे यह आ रहा है कि तमिलनाडु जो है, वो उनका बोलना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का बोलना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसको हम बहुत टाइम से, जब से वो आया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसको हम तब से ही अपोज कर रहे हैं, तो हम आज भी उसको अपोज ही करेंगे। तमिलनाडु मेनली 2 स्टेट, ऐसा एक स्टेट है जो 2 लैंग्वेजेस पे फोकस करता है, वन इज तमिल, अनदर इज इंग्लिश। ठीक है। 2 लैंग्वेजेस पे फोकस है यहाँ पे, या तो आप तमिल लैंग्वेज में पढ़ाओगे या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाओगे। हिंदी यहाँ पे एज एन ऑप्शनल 3rd लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। तमिलनाडु में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेड है। जैसे वहां पे अगर आप देखो तो तमिलनाडु का ये बोलना है कि 5+3+2+2 करिकुलम तो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एडमिशंस जो है वो हम 11th और 12th क्लास की बेसिस पे मार्क्स पे कर रहे हैं, ना कि हम एक नेशनल लेवल का टेस्ट ले रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो हम नहीं लेंगे ग्रेजुएशन के लिए, हम 11th-12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और तमिलनाडु के जो एजुकेशन पॉलिसी है, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, इन दोनों को कंट्रावीन कर रहे हैं, आपस में नहीं मिल रहे हैं ये। ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज तमिलनाडु में स्टार्ट से ही, प्री इंडिपेंडेंस से ही, 1930 से लेकर आज तक कंटिन्यूअसली इस चीज को अपोज किया गया है। किसको? कि हम हिंदी एज मेन लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। हिंदी ऑप्शनल लैंग्वेज है, हम तमिल जो कि मदर टंग है, और इंग्लिश जो कि ऑप्शनल लैंग्वेज है, और ऐसी लैंग्वेज है जो हम पढ़ा रहे हैं। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में यही है। और तमिलनाडु का यहाँ पे बोलना यह है कि अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स कर रही है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए और हमें पैसा नहीं दे रही है, इसका मतलब यह है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में इंटरवीन कर रही है। क्योंकि एजुकेशन एक स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है स्टेट्स को एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन को रेगुलेट करने के बारे में, तो आप हमें नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है। एजुकेशन अगर आप देखें 7th शेड्यूल के अंदर, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। जिसपे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, बट एजुकेशन at the primary and secondary level is mainly at
लेजिस्लेटेड ओवर बाय द स्टेट्स। तमिलनाडु इस चीज को अपोज कर रहा है एंड तमिलनाडु का प्रायोरिटी हमेशा यही रहा है, इंक्लूसिव लर्निंग एंड ऑल। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि ये जो डिबेट है ये अभी भी चल रही है। मुझे आपको ये क्लियर करना था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहां कहां पे आ रही है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, दैट फंड्स क्यों नहीं जा रहे तमिलनाडु। क्योंकि ये एडिटोरियल में आया हुआ था, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, समग्र शिक्षा फंड्स क्या है, समग्र शिक्षा अभियान क्या है, और पीएम श्री योजना क्या बात कर रही है, पीएम श्री योजना के मेन फीचर्स क्या है, ये भी हमें याद रखने होंगे। डन यहां तक। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमारे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बोला था कि हमने आर्टिकल 355 और 356 को रखा हुआ है, बट इट विल रिमेन अ डेड लेटर। डॉक्टर अंबेडकर जी का ये बोलना था कि इन दोनों प्रोविजंस को कभी यूज नहीं किया जाएगा, 356 355 को कभी यूज नहीं किया जाएगा, ये एक डेड लेटर के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा। बस ये एक ऐसा प्रोविजन है कि कभी कभार हमें यूज आ जाए इमरजेंसी के टाइम पे। प्रॉब्लम ये है कि इन दो आर्टिकल्स को इतना ज्यादा मिसयूज किया गया है दैट दे आर द मोस्ट मिसयूज्ड आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले समझते हैं कि ये आर्टिकल है क्या। आर्टिकल 355, सेम क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा था एक ऑप्शन में कि इमरजेंसी इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इमरजेंसी के आर्टिकल्स हमारे किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 18 याद रखना। सेम क्वेश्चन था, यही एक स्टेटमेंट था क्वेश्चन में। ठीक है, और भी स्टेटमेंट थे बट ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था क्वेश्चन में। फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360 कम्स अंडर दिस पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पार्ट क्या एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है तो प्रोटेक्ट अ स्टेट। ये आर्टिकल 355 के अंदर ये डेफिनेशन है। ठीक है, कि अगर स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि ये स्टेट को प्रोटेक्ट कर ले। दिस आर्टिकल एम्पावर्स सेंटर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ स्टेट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट, वेदर दैट थ्रेट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये क्यों डिस्कस किया जा रहा है, अगर आप अभी देखो तो इंटरनल थ्रेट मणिपुर में है, बट क्यों वहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है 355। दिस प्रोविजन इज डिजाइंड टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट कैन एक्ट स्विफ्टली डिसाइसिवली इन इवेंट ऑफ एनी डिस्टर्बेंस। अगर आप 355 की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स यही है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट external aggression and internal disturbances, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution. Remember this statement, in accordance with the provisions of the constitution, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहां पे काम होगा। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया जा सकता है 355 के अंदर। और ये 355 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 के अंदर वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आर्टिकल 355। अब समझते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस चेंज कैसे हो जाती है इस टाइम पे। सबसे पहला व्हाट आर द इमरजेंसी प्रोविजंस, तो हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 355 का इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, पूरे प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए। बट यहीं पे अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस आल्सो इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग स्टेट्स, देयर कॉन्स्टिट्यूशंस डू नॉट कंटेन प्रोविजंस ऑफ रिमूविंग द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव नहीं करना बट स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। हाउएवर इंडिया में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम कर रही है तो उस गवर्नमेंट को काम करने का हक ही नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। बी आर अंबेडकर हाईलाइटेड दिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के दौरान। उन्होंने बोला दैट कीपिंग इन माइंड द फेडरल कैरेक्टर ऑफ आवर पॉलिटी, सेंटर इज टू इंटरफेयर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 356। इट मस्ट बी बाय और अंडर सम ऑब्लिगेशन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इंपोजेस ऑन द सेंटर। समझ में आ रही है बात, कि सेंटर तभी इंटरफेयर करेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई ड्यूटी सेंटर के ऊपर, वो सेंटर को लगे कि मुझ पे जो ड्यूटीज है वो फुलफिल नहीं कर रहा हूं मैं, या वो ड्यूटीज के अंदर मुझे ये काम करना चाहिए, तभी वो इंटरवीन करेगा स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में। वहीं पे डॉक्टर अंबेडकर ये भी बोलते हैं दैट 355 एंड 356 कभी भी विल नेवर बी कॉल्ड इनटू ऑपरेशन, इसको कभी भी काम में नहीं लाया जाएगा, ये डेड लेटर रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। बट 356 वाज मिसयूज्ड ऑन सेवरल ओकेजन्स। जैसे अगर आप देखो एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बताया कि आप 356 का मिसयूज कर रहे हो। एसआर बोमाई केस में यह बताया गया था कि बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है 356 का, इसीलिए इसका मिसयूज जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बोला दैट 356 के अंदर 356 should be imposed only in the event of a breakdown of constitutional machinery as distinguished from an ordinary breakdown of law and order।
अब दिक्कत यह है 356 के अंदर दो चीजें हैं, ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन और द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, कौन डिस्टिंग्विश करेगा कि ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी खत्म हो गई है? इसका पावर किसके पास है? तो पावर है गवर्नर के पास। वो रेकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि आ जाओ और प्रेसिडेंट रूल लगा दो। प्लस एसआर बोमई केस में ही ये चीज बोली गई थी दैट सेंटर अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा रहा है स्टेट में, दिस शुड नॉट बी मिसयूज्ड एंड दिस विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पहली चीज मिसयूज नहीं होना चाहिए, दूसरा इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये कब बोला गया था? एसआर बोमई केस में। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, द स्कोप ऑफ आर्टिकल 355 हैज बीन वाइडेंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो हम नैरो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं 355 का, हमें इसको बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि द स्कोप ऑफ एक्शंस अंडर दिस आर्टिकल हैज बीन वाइडेंड to permit all the statutorily and constitutionally available actions by the union to discharge its duties of protecting the state and ensuring its governance in accordance with the constitution। कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है जो उसके पास लॉज है, जो उसने एक्ट्स बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है जिससे वो स्टेट को वापस ठीक करे, ताकि स्टेट का जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वापस आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वहां पे वायलेट ना किया जाए। हर एक स्टेप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे ले सकता है, किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, क्लियर कट यहां तक। तो 355 और 356 के बीच का जो डिबेट है, सुप्रीम कोर्ट एसआर बोमई केस में इसको नैरो डाउन करती है, और बाकी सारे केसेस में जो यहां पे हाईलाइट किए गए हैं, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1977, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1998, सर्बानंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2005, HS Jain वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997। इन केसेस में लीगल पोजीशन ऑफ आर्टिकल 355 हैज शिफ्टेड एंड वाइडन। यहीं पे हमें यह भी याद रखना है दैट सरकारिया कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, ऑल हैव ओपाइंड कि आर्टिकल 355 not only imposes a duty on union but also grants it the power to take necessary actions for the effective performance of that duty। कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेशंस है, जब भी स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके काम करेगी तो सेंटर का ये रोल बनता है कि सेंटर के पास ये ड्यूटी है, एसेंशियल ड्यूटी है सेंटर के पास, कि उनको जाके वहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना है और उसके बाद उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को रन करवाना है। अदरवाइज हमारे नेशन में केओस पैदा होगा, हमारे नेशन में सेपरेटिज्म आएगा, हमारे नेशन की इंटीग्रिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। Therefore, imposition of the president's rule under Article 356 must be used as a last resort in the situations of utmost gravity। जब तक आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जो बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो, तब तक आप इसका यूज मत करो। एंड यहीं पे ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि मणिपुर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, लार्ज स्केल वायलेंस है, 1 साल से वायलेंस चल रहा है, और अब तो ये भी हो गया है कि ड्रोन्स, एमिनेशन, गन्स, हर एक चीज का यूज हो चुका है वहां पे। अब भी अगर हम ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये बात गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी कंसिडरिंग द सेम पार्टी is in power at the center and state has resulted in article 356 not being invoked। यहां पे एक मेन पॉइंट डिस्कस की जा रही है। कांग्रेस 1960s तक एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहा इंडिया में, और जब उसके बाद कांग्रेस के आने के बाद हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम आया और एनडीए गवर्नमेंट, और उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट का राइज हुआ, तो देखने को यह मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट है अगर वो अपोजिट है टू द पार्टीज विच आर इन स्टेट, जहां पे भी ऐसी बात हो रही है, चाहे वो आप रिसेंट टाइम्स में ले लो, पिछले 2 साल के टेन्योर में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ले लो, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ले लो, आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जहां की भी गवर्नमेंट्स आप ले लो, वहां की गवर्नमेंट्स आप कंसिडर करो, आपको ये ट्रेंड मिलेगा। और 1960s के बाद ही आपको ये ट्रेंड मिलेगा कि जब भी रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है तो स्टेट्स के गवर्नर्स चेंज हो जाते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर आ जाती है, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, और वो भी क्विकली लगाया जाता है उन स्टेट्स में जहां पे स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट ऑफ द रूलिंग पार्टी। ऑथर यहां पे हाईलाइट कर रहे हैं कि मणिपुर में चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसीलिए सेंटर वहां पे 356 इन्वोक नहीं कर रहा है, जबकि प्रॉब्लम वहां पे बहुत ही ग्रेव है। और ये आर्टिकल लिखने वाले कौन है? रंगराजन सर, जो कि एक IAS ऑफिसर थे इससे पहले, उन्होंने एक पॉलिटी सिंप्लीफाइड भी बुक लिखी हुई है, इसीलिए इसको, इस आर्टिकल को समझना जरूरी है हमारे लिए। क्लियर यहां तक?
नेक्स्ट हम बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की, जो मध्य प्रदेश में है। Once it was found to be most suitable park for introducing the cheetahs because of its habitat and adequate prey base। क्योंकि इस पार्क को ऐसे कंसिडर किया गया था कि यह बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पे चीताज को अच्छा खासा प्रे बेस मिल सकता है इनके शिकार के लिए। यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबिलिटी है डियर्स की, बाकी सब हर्बीवोर्स की, जिनको ये लोग खा सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है। इट्स अ पार्ट ऑफ कठियावाड़ गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। की पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहली चीज। दूसरा, इस एडिटोरियल में नौरादेही नेशनल पार्क को डिस्कस किया गया है। दिस नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ विंध्या रेंज ऑफ हिल्स। ठीक है, तो यहां से हमारा विंध्यास निकलता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, विंध्यास विंध्यास के साउथ में या नॉर्थ में सतपुरा रेंज कहां पड़ता है? सतपुरा विंध्यास के नॉर्थ में है या साउथ में है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, 3 potential wildlife sanctuaries that would support cheetah population are, third is शाहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ती है। और यहां पे ये बात की जा रही है दैट शाहगढ़ कैन बी अ नेक्स्ट होम टू चीताज। तो तीनों नेशनल पार्क हमें याद रखनी है, 2 मध्य प्रदेश में है, 1 राजस्थान में है। चीता इज ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज। ये बहुत ही पुरानी स्पीशीज है, 8.5 मिलियन ईयर्स अगो इसके एंसेस्टर्स मिलते हैं। अगर आप आज की डेट की बात करो तो ग्लोबल लेवल पे हमारे पास देयर आर ओनली 7500 चीताज विच आर अवेलेबल एंड दे आर लिविंग। IUCN के रेड लिस्ट के अंदर दे आर वल्नरेबल। एशियाटिक चीता एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चीताज हैव लॉस्ट अराउंड 90% ऑफ देयर ग्लोबल हैबिटेट। नाउ दे आर लिविंग इन 9% ऑफ देयर हिस्टोरिक रेंज। बस 9% एरिया इनके पास बचा हुआ है, जिसमें ये पहले रहते थे उसका बस 9% बचा हुआ है। ठीक है, चलो अंडरस्टैंड दिस कूनो नेशनल पार्क फर्स्ट। कूनो नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? शिवपुर डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। विंध्यन हिल्स के पास है ये। प्लस इट्स नेम्ड एज कूनो बिकॉज वहां पे कूनो रिवर निकलता है दैट कट्स अक्रॉस दिस नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो एक ट्रिब्यूटरी है किसका? चंबल रिवर का। चंबल रिवर कहां से निकलता है? इसी मेन ट्रिब्यूटरी है कूनो रिवर का, कूनो नेशनल पार्क से। और चंबल रिवर इज ऑल्सो मेन रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। और चंबल रिवर इज मेनली नोन फॉर घड़ियाल्स। ठीक है, घड़ियाल्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आपकी हेल्प, आपको ये चीजें याद रखनी होगी। इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2018 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया था। 2018 के बाद इसको सिलेक्ट किया गया था अंडर द एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। कूनो नेशनल पार्क में ग्रासलैंड है बहुत बड़ा, और ग्रासलैंड ही जरूरी होता है चीताज के लिए। चीताज मेनली ग्रासलैंड में ही रहते हैं क्योंकि इनका प्रे बेस, और ये बहुत तेज दौड़ते हैं, और बहुत तेज दौड़ते हैं तो इनको जंगल में नहीं रह सकते हैं, जंगल में ये टकरा जाएंगे पेड़ों के साथ, इसीलिए इनको प्लेन और लार्ज ग्रासलैंड्स चाहिए होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो करदाई, सलाई, खैर, यहाँ पे कुछ ट्रीज पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। प्लस देयर आर 123 ट्री स्पीशीज, 71 श्रब्स, 32 एक्सोटिक एंड बैम्बू यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जंगल कैट, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बेयर एंड इंडियन वुल्फ, स्ट्रिप्ड हाइना, गोल्डन जकाल, बंगाल फॉक्स, ढोल, ढोल इज एन इंडियन वाइल्ड डॉग, ये सब कुछ स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है इस कूनो नेशनल पार्क में। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। यूपीएससी ने तरह तरह के क्वेश्चंस नेशनल पार्क से पूछे हुए हैं। कभी यूपीएससी डिस्ट्रिक्ट्स पूछती है, कभी यूपीएससी रिवर्स पूछती है, कभी यूपीएससी आपको पिलग्रिमेज साइट्स पूछती है। तो गर्ल्स, ये बात है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगता है किसी नेशनल पार्क के रिलेटेड, वो फैक्ट याद रखना जरूरी है। ठीक है, दिस वाज अबाउट कूनो नेशनल पार्क, ये समझ लिया हमने। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट की। यहाँ पे मेन जो बात की जा रही है वो इस प्रोजेक्ट की है कि ये जो कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट हमने लेके आए थे, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो है कैप्टिवेशन एंड कैप्टिविटी। ऑथर यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर आप नमीबिया की पॉलिसी देखो कि आप वहां से चीताज को लेके आ रहे हो, तो नमीबिया की गवर्नमेंट आपको साफ बोलती है कि आप 3 महीने से ज्यादा चीता को कैप्टिविटी में नहीं रख सकते हो, जबकि हमारे यहाँ जो चीताज हैं उनको 12 मंथ्स तक कैप्टिविटी में रखा जाता है। और अगर आप देखो तो अभी तक द चीता री इंट्रोडक्शन प्लान जो हमने इस सवाना हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया था, इस ग्रासलैंड में इंट्रोड्यूस किया था, इस प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि हम पहले इनको लेके आएंगे, थोड़ी देर के लिए कैप्टिविटी में रखेंगे, उसके बाद इनको रिलीज करेंगे वाइल्ड में। ऑथर हाइलाइट्स दैट कि हमें बेसिक हमारा मेन एम क्या था कि हमें इन चीताज की मेटा पॉपुलेशन को डेवलप करना था, दैट टू इन वाइल्ड। ठीक है, कि जंगल में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ था। एंड ऑथर सेज ये गोल को अचीव करने में हमें अभी 30 से 40 साल तक का टाइम लग सकता है।
क्यों लगेगा? बिकॉज वी स्टिल हैव अ बिग क्वेश्चन कि क्या इंडिया के पास सफिशिएंट हैबिटाट है? 4000 से 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स का हैबिटाट चाहिए फॉर दीज चीताज एंड देयर फ्री रेंजिंग वाइल्ड एक्टिविटीज। 4000 से लेके 8000 तक का स्क्वायर किलोमीटर तक का हमें एरिया चाहिए, ठीक है। एंड अभी की अगर हम बात करें तो चीताज का जो सर्वाइवल रेट है दैट इज ओनली 50% इन इंडिया, क्योंकि जितने भी चीताज हमने लाए उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चीताज डाइड। अगर आप बात करो कि इस चीता प्रोजेक्ट को हैंडल कौन कर रहा है, तो इस चीता प्रोजेक्ट के लिए हमने 10 साइट्स को सर्वे किया था और 5 सेंट्रल इंडियन स्टेट्स को हाईलाइट किया गया था कि यहां पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नॉमिनेट किया गया था इसलिए कि यहां पे चीताज को हम कैप्टिविटी में रख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके बाद बन्नी ग्रासलैंड्स, जो जो पॉइंट्स मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बन्नी ग्रासलैंड्स आपको कहां मिलते हैं? कच्छ एरिया में, ठीक है। और बन्नी ग्रासलैंड्स कच्छ एरिया मतलब गुजरात, याद रखना है, ठीक है। सेम पॉइंट्स याद रखना है ऐसे ही। सम चीताज आर लाइकली टू बी हाउस्ड इन नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नौरादेही कहां पे है? मध्य प्रदेश में, वो देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है नौरादेही को, ठीक है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश के साथ अगर हमने इतने स्टेट्स को कंसिडर किया हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को कंसिडर किया हुआ है, गुजरात को कंसिडर किया हुआ है, नाउ कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हैंडल कर रही है? तो सबसे ऊपर हमारे पास आती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है राजेश गोपाल जी के अंदर। प्लस एनटीसीए के साथ साथ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी है। इसके साथ साथ हमारे पास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, एमपी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम कर रही है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी। बाकी सारी चीजें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ और मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट, वहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगा। एनटीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये इनको एडवाइजरी और गाइडलाइंस देते रहेंगे। क्लियर यहां तक? ऑथर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैप्टिविटी का, कि हम 12 महीने तक कैप्टिविटी में रख रहे हैं इन एनिमल्स को। प्लस ये एनिमल्स जब यहाँ आ रहे हैं तो इनको यहाँ के एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वहां के चीताज जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे एक विंटर कोट फर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया कि उनके ऊपर बाल बहुत ज्यादा आने लग गए, ठीक है, फर बहुत ज्यादा आने लग गया। वो भी उस टाइम पे जब इंडिया में मानसून चल रहा था, ठीक है। तो उनको तो बहुत ज्यादा रैशेस हो गई होगी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी और अफ्रीका में वो उस चीज के साथ हैबिचुअल नहीं है। जब नमीबिया में विंटर पड़ रहा था तब उन लोगों ने यहाँ पे विंटर फर डेवलप करना स्टार्ट किया, जो कि उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हुआ और उनको डिजीजेस होना स्टार्ट हो गया। मेन यहाँ पे 3 डिजीजेस हाईलाइट की जा रही है। तीनों डिजीजेस का नाम याद रखना है। ये डिजीज किससे रिलेटेड है? चीता से रिलेटेड है। पहली डिजीज है अक्यूट रीनल एलिमेंट। दूसरी डिजीज हाइपोकैलेमिया। तीसरी डिजीज सेप्टिसेमिया। तीनों डिजीज याद रखनी है, दैट तीनों डिजीज चीता से रिलेटेड है, बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो यहां पे बात की जा रही है वो ईरान की बात की जा रही है। ईरान के लीडर जो वहां के सुप्रीम लीडर है मिस्टर खमेनी, आयतुल्लाह खमेनी ने अभी बोला है अपने एक स्पीच में कि अगर आप देखो तो मुस्लिम्स की हालत गाजा, म्यांमार और इंडिया में बहुत ही ज्यादा बुरी है। बट इनको ये बात समझानी होगी कि इंडिया में वैसी हालत नहीं है जैसी गाजा और म्यांमार में है। इंडिया के मुस्लिम्स बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और उन्होंने बोला है कि आप अपना स्टेटमेंट अपने पास रखो, हमारे मुस्लिम जो भाई है वो बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, आपके कमेंट्स की और आपके स्टेटमेंट्स की हमें जरूरत नहीं है। खत्म कहानी, इस न्यूज को बस यहीं पे खत्म करना है। बट ईरान को समझते हैं, ईरान को रिवाइज करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यूपीएससी ने पूछा कि अफगानिस्तान को कितने देश बॉर्डर करते हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ मिलता है, तो उसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेंट लाइन 80 किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर होती है किसके साथ? इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान की। जबकि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान का बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड यहां पे हमारा है इराक, ठीक है, एंड गल्फ ऑफ पर्शिया। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डन। चलो, ट्रंप के ऊपर एक और अटेम्प्ट हुआ है असैसिनेशन का, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना बस।
2 बार इस पे अटेम्प्ट हुआ है, याद भी नहीं रखना है, बस इतना देखना है कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म कितना ज्यादा बढ़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। जस्ट एन अपडेट, खत्म। नेक्स्ट, ईरान में मोरालिटी पुलिस थी, ठीक है, मोरालिटी पुलिस बनाई गई थी ईरान में बहुत पहले 2006 में बनाई गई थी। 2023 में इसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो ईरान की जो मोरालिटी पुलिस है, इसका दूसरा नाम है गश्त इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल। ये जो मोरालिटी पुलिस है, ये क्या काम करती है? इट स्प्रेड्स द कल्चर ऑफ मॉडेस्टी एंड हिजाब। 2006 से ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। हिजाब मैंडेटरी बनाया गया था 1979 के रेवोल्यूशन के बाद, जब खुमैनी का वहां पे रूल आया था। याद हो गया? बस ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद क्या याद रखना है कि मोरालिटी पुलिसिंग अफगानिस्तान में भी है, ठीक है। अफगानिस्तान में भी मोरालिटी बिल अभी लेके आया है, मोरालिटी लॉ लेके आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अभी अफगानिस्तान में ये बोला जा रहा है दैट वुमेन कैन नॉट गो ओपनली टू मार्केट्स एंड दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस इन मार्केट्स। इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है एट इंटरनेशनल लेवल। बट जो मुझे यहाँ पे तालिबान से रिलेटेड बात करनी है वो एक और है। चलो, मोरालिटी पुलिस में तो हमें समझ आता है कि यार ये ठीक है, इस्लामिक नेशन है, तो हो सकता है इनका हो कुछ अपना प्रोविजन, बट वॉइस कर्ब करना, मार्केट का एक्सेस कर्ब करना, दिस इज टोटली इररेशनल, इनह्यूमेन, विच इज टू बी कंडेम्ड एंड इज बीइंग कंडेम्ड बाय एवरीवन। बट मैं आपको इससे ज्यादा और थोड़ा सा नीचे लेके जाना चाहता हूं कि इससे भी नीचे ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने पोलियो का वैक्सीनेशन वहां पे बंद करा दिया कि हमें पोलियो का वैक्सीन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये नहीं बोला, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, WHO मतलब बोल रहे हैं कि हम करेंगे क्या अब, क्योंकि पोलियो अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, पोलियो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। अगर आप सितंबर 2021 की बात करो तो चिल्ड्रंस हु हैव बीन वैक्सीनेटेड आर 8 लाख एंड कम्युनिटी मोबिलाइजर्स इतने सारे हैं, फीमेल मोबिलाइजर्स इतने सारे हैं, ठीक है। और हर एक स्टेट में अगर आप देखो तो पोलियो प्रेजेंट है। देयर आर ओनली 2-3 कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जहां पे अभी भी पोलियो बचा हुआ है, जबकि इंडिया ने पोलियो को 2014 में ही अभी रिसेंटली खत्म कर दिया गया था, ठीक है। 2 लाख केसेस थे हमारे पास पोलियो के 1970s की अगर आप बात करो, और WHO ने 2014 में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। जबकि अगर आप ऐसे देश देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश, तो अभी भी वहां पे पोलियो का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है और इनने पोलियो को ही रोक दिया। पोलियो मोस्ट इन्फेक्शियस, मोस्ट वायरल डिजीज है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है, ये फीसिस से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होती है वहां से ट्रांसमिट होती है, ओरल आपने पानी पी लिया उसमें हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस स्ट्रेन्स, P1, P2, P3। P2 को इरेडिकेट कर दिया गया था ग्लोबली बाय 1999, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया 2014 में खत्म कर दिया, ठीक है। और ओपीवी बूस्टर भी लगता है बच्चों को, ओपीवी वैक्सीन एक है, आईपीवी वैक्सीन एक है और ओपीवी बूस्टर वैक्सीन एक है, जो बच्चों को दी जाती है पोलियो से बचने के लिए। क्लियर? चलो, विद दिस आई कंक्लूड द डिस्कशन ऑफ द डे। हाँ, आज हमने बहुत अच्छा एडिटोरियल डिस्कस किया था राज्यसभा से रिलेटेड, कि हमारे जगदीप धनखड़ सर ने ये कुछ प्रोविजंस लिए हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। उस एडिटोरियल को समझ के, पढ़ के, दोबारा रिवाइज करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखो और मेरे को डायरेक्ट आंसर भेजो, जो मैंने आपको डिस्कशन के स्टार्ट में फोन नंबर्स दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीजें दी हुई है। आप आंसर लिखने के बाद हमें सेंड करो, शेयर करो, हम इवैल्यूएट करके आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।